नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि अलग अलग समाचार पत्रों और मीडिया से कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार कोरोना से लड़ने में विफल रही है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कीजिए और देखते रहिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ और आपको बता दें कि बदल गया है एसबीआई से पैसे निकालने का तरीका। इससे ग्राहकों को होगा फायदा। साथ ही आगे देखिए कि 2 दिन बाद खुल रहे हैं स्कूल, जाने नियम और कैसी हो रही तैयारी। साथ ही आगे देखिए दोस्तों, WHO के चीफ साइंटिस्ट ने कहा कि 2022 से पहले कोरोना से नहीं मिलेगी मुक्ति। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि अब मैग्लेव ट्रेन चलाने की है योजना, महज आधे घंटे में दिल्ली से चंडीगढ़। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है कि अगर आपके बैंक खाते में है 3000 रुपए तब भी खरीद सकेंगे आप अपना घर। और साथ ही देखिए ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं, गलत निकला शक। साथ ही आगे देखिए दोस्तों, अब ट्रेन में सफर के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे। इंडियन रेलवे ने की है यूजर चार्जेस वसूलने की तैयारी। और साथ ही देखिए दोस्तों, किसान बिल के विरोध में बसपा, मायावती बोली पहले किसानों की सुने मोदी सरकार। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि क्यों मोदी सरकार और बीजेपी के लिए बड़ा झटका है हरसिमरत कौर का इस्तीफा। और साथ ही आगे देखिए, चीन ने पहली बार कबूली अपने सैनिकों की मौत की बात, ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने दिया बयान। और भी कई बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं। हर खबर है आपके लिए बहुत जरूरी, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। चलिए इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। बदल गया है एसबीआई से पैसे निकालने का तरीका, ग्राहकों को होगा ये फायदा। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल आज यानी कि 18 सितंबर से एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालने का तरीका बदल गया है। एसबीआई ने एटीएम पर 10,000 रुपए और उससे अधिक के लेन देन के लिए ओटीपी आधारित नकद निकासी सुविधा का दायरा बढ़ा दिया है। बैंक की ये सुविधा आज यानी कि 18 सितंबर से 24 घंटे के लिए उपलब्ध होगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बैंक ने इस साल जनवरी में अपने एटीएम पर 10,000 रुपए से अधिक की लेन देन के लिए ओटीपी आधारित निकासी सुविधा रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच में शुरू की थी। फिलहाल इसी अवधि में इस सुविधा का फायदा उठाया जा सकता है। पर यहाँ पर आपको बता दें कि एसबीआई ने अब अपने ग्राहकों के लिए 10,000 रुपए से अधिक या उतनी राशि निकालने के लिए अपने एटीएम कार्ड में पिन के साथ अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को भी दाखिल करना होगा। ऐसे उन्हें प्रत्येक लेन देन के लिए करना होगा। बैंक के मुताबिक 24 घंटे ओटीपी आधारित एटीएम निकासी सुविधा से ग्राहक अपने फ्रॉड से बच सकेंगे। इस सुविधा से एसबीआई डेबिट कार्ड धारकों को धोखेबाजी से बचाने में मदद मिलेगी। इसी के साथ एसबीआई ने अपने सभी ग्राहकों को मोबाइल नंबर के रजिस्टर करने और अपडेट करने का आग्रह भी किया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सुरक्षित लेन देन चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा लें। आपको बता दें कि ओटीपी आधारित नकद निकासी की सुविधा केवल एसबीआई के एटीएम में उपलब्ध है, दूसरे एटीएम में ये सुविधा विकसित नहीं की गई है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 2 दिन बाद खुल रहे स्कूल, जाने नियम और कैसी हो रही तैयारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 21 सितंबर से देश भर में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का एसओपी जारी हो गया है। आइए जानें देश भर में कैसी चल रही है तैयारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो स्कूल और कॉलेज कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं, वही सरकारी नियमों के अनुसार खुलेंगे। परिसरों के अंदर छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के रहने की अनुमति नहीं होगी। बुजुर्ग, गर्भवती माताएं, ज्यादा बीमार वाले लोग जो हाई रिस्क में हैं, उन्हें परिसर में नहीं बुलाया जाएगा। सभी परिसरों को फिर से खोलने से पहले पूरी तरह से सैनिटाइजेशन करना होगा। स्कूल असेंबली, स्पोर्ट्स और अन्य इवेंट में भीड़ भाड़ पर सख्ती से रोक होगी। स्कूल को किसी भी आपात स्थिति में संपर्क करने के लिए शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों को राज्य के हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर आदि भी बोर्ड पर डिस्प्ले करने होंगे। एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन के लिए सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए। अभी फिजिकल टीचिंग को लेकर ना तो स्कूलों और ना ही कॉलेजों को अनुमति दी गई है। दोनों को अभी ऑनलाइन शिक्षा जारी रखनी होगी और उन्हें एक हाइब्रिड मॉडल का पालन करना होगा। स्कूल प्रशासन की ओर से बायोमेट्रिक उपस्थिति के बजाय कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 6 फीट के अंतर को दर्शाते हुए फर्श तैयार किया जा सकता है। इसी तरह से स्टाफ रूम, ऑफिस एरिया या फिर अन्य जगहों में भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है और नए एसओपी के अनुसार स्टूडेंट अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन ले सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी स्वेच्छा से यानी कि अगर वे जाना चाहते हैं तभी जाएं। उन पर स्कूल जाने
जाने के लिए कोई दबाव नहीं होगा। इसके लिए उनको पेरेंट्स की लिखित अनुमति जरूरी होगी। तो दोस्तों ऐसे में सवाल ये है कि इस महामारी काल में अगर स्कूल खुलते हैं तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि WHO की चीफ साइंटिस्ट ने कहा कि 2022 से पहले कोरोना से नहीं मिलेगी मुक्ति। कोरोना वायरस की एक प्रभावशाली वैक्सीन का पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन के एक बयान से लोगों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने मंगलवार को एक बयान में कहा कि सामान्य जीवन में लौटने के लिए 2022 से पहले पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का मिल पाना मुश्किल है। स्वामीनाथन ने कहा कि WHO की कोवैक्स पहल के तहत आय के अलग अलग स्तर वाले देशों में न्याय संगत रूप से वैक्सीन पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसके लिए अगले साल के मध्य तक करोड़ों डोज तैयार करने होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इससे जुड़े सभी 170 देशों या फिर अर्थव्यवस्थाओं को कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। हालांकि जब तक वैक्सीन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ जाता तब तक मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत को बदलने के लिए बहुत ही कम संख्या में डोज उपलब्ध होंगे। 2021 के अंत तक वैक्सीन के 2 अरब डोज हासिल करने का लक्ष्य रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगले साल जनवरी में पूरी दुनिया को वैक्सीन मिल जाएगी और वे फिर से एक सामान्य जिंदगी में लौट जाएंगे। वास्तव में ऐसा नहीं होता। 2021 के मध्य में हम वैक्सीन रोल आउट का सही मूल्यांकन कर पाएंगे, क्योंकि 2021 की शुरुआत में तो आप इन वैक्सीन के नतीजों को देखना शुरू करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अब मैगलेव ट्रेन चलाने की योजना महज आधे घंटे में दिल्ली से चंडीगढ़। दोस्तों आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन के बाद मोदी सरकार मैगलेव ट्रेन चलाने की तरफ कदम बढ़ा रही है। इसके लिए सरकारी कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल ने स्विस रैपिड एजी के साथ साझेदारी भी की है। खुद BHEL ने इसकी जानकारी दी है। मैगलेव की बात करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। मैग्नेटिव लेविटेशन यानी कि चुंबकीय शक्ति से ट्रेन को हवा में ऊपर उठाकर चलाना। मैग्नेटिक लेविटेशन के जरिए ट्रेन चलाने के लिए रेल मंत्रालय ने PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए मैगलेव ट्रेन सिस्टम की योजना बनाई है। मैगलेव ट्रेन पटरी पर दौड़ने के बजाय हवा में रहती है। ट्रेन को मैग्नेटिक फील्ड की मदद से कंट्रोल किया जाता है, इसलिए उसका पटरी से कोई सीधा संपर्क नहीं होता। इस वजह से इसमें ऊर्जा की बहुत ही कम खपत होती है और ये आसानी से 500 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार बेंगलुरु से चेन्नई, हैदराबाद से चेन्नई, दिल्ली चंडीगढ़ और नागपुर मुंबई के बीच मैगलेव ट्रेन चलाने की योजना बना रही है। दुनिया भर में मैगलेव ट्रेन की तकनीक चुनिंदा देशों के पास ही है। ये देश हैं जर्मनी, चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया और USA। चीन में शंघाई शहर से शंघाई एयरपोर्ट के बीच में मैगलेव ट्रेन चलती है और ये ट्रैक महज 38 किलोमीटर का है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भेल ने कहा है कि ये समझौता PM मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखकर किया गया है। इस समझौते के बाद अब BHEL स्विस रैपिड एजी के साथ मिलकर इस पर काम करेगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि बैंक खाते में सिर्फ है 3000 रूपए, तब भी खरीद सकेंगे आप अपना घर। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना काल में केंद्र सरकार ने करीबन 21 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज के तहत लोगों को कर्ज देकर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि बैंकों या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने हर तरह के लोन लेने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अधिकतर बैंक अब मामूली डॉक्यूमेंट या फिर शर्तों के भी लोन दे रहे हैं। अब इसी कड़ी में ICICI होम फाइनेंस भी मामूली शर्तों पर होम लोन दे रहा है। ICICI होम फाइनेंस ने दिल्ली में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कुशल कामगारों के लिए एक नई कर्ज योजना अपना घर ड्रीम शुरू किया है। इसके तहत 2 लाख रूपए से लेकर 50 लाख रूपए तक का कर्ज लिया जा सकता है। कंपनी ने कहा है कि योजना शहर में काम करने वाले बढ़ई, बिजली मिस्त्री, दर्जी, पेंटर, वेल्डिंग का काम करने वाले, नल ठीक करने वाले प्लम्बर, वाहन मिस्त्री, विनिर्माण मशीन चलाने वाले, RO ठीक करने वाले, लघु और मझोले कारोबार करने वाले, किराना दुकान वालों के लिए है। दस्तावेज के रूप में उन्हें सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ ही 6 महीने के बैंक खाते का ब्यौरा देना होगा। इस योजना के तहत ग्राहक 20 साल के लिए कर्ज ले सकते हैं। 5 लाख रूपए तक के कर्ज के लिए न्यूनतम 1500 रूपए, जबकि 5 लाख से अधिक के कर्ज के लिए न्यूनतम 3000 रूपए खाते में होने चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं, गलत निकला शक। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस वैक्सीन से पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले इसका ट्रायल रोके जाने पर लोग थोड़े नाउम्मीद जरूर हो गए थे, लेकिन फिर से ट्रायल शुरू होने के बाद लोगों की चिंता थोड़ी कम हो गई है। वहीं अब इस बात का भी पता चल गया है कि जिस वॉलंटियर में साइड इफेक्ट दिखने की वजह से ये ट्रायल रोका गया था, उसका वैक्सीन से क्या संबंध था। ऑक्सफोर्ड की तरफ से सभी वॉलंटियर्स को एक दस्तावेज भेजे गए हैं। इसमें दावा किया गया है कि ट्रायल में वॉलंटियर्स को हुई दिक्कत प्रायोगिक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की वजह से नहीं हुई थी। एक वॉलंटियर ने ऑक्सफोर्ड के ये डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन पोस्ट किए हैं। आपको बता दें कि ट्रायल में एक वॉलंटियर्स की रीढ़ में गंभीर सूजन आ जाने की वजह से 6
6 सितंबर को दुनिया भर में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया गया था। ऑक्सफोर्ड के डॉक्यूमेंट में लिखा है कि ट्रायल की स्वतंत्र समीक्षा में ऐसी कोई संभावना नहीं दिखाई दी है। वॉलंटियर को आई दिक्कत किसी भी तरह की वैक्सीन से संबंधित नहीं थी। वैक्सीन की वजह से वॉलंटियर की तबीयत खराब होने के पर्याप्त प्रमाण नहीं है। ये सूचना मिलने के बाद समीक्षकों ने ट्रायल जारी रखने की सलाह दी है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब ट्रेन में सफर के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे। इंडियन रेलवे ने की है यूजर चार्जेस वसूलने की तैयारी। भारतीय रेलवे जल्द ही ट्रेन किराए के साथ ही यूजर चार्ज लगाना शुरू कर देगा। ये यूजर चार्ज रीडेवलप किए गए स्टेशनों और अधिक भीड़भाड़ वाले स्टेशनों के लिए वसूला जाएगा। यूजर चार्ज के पीछे रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यूजर चार्ज को लेकर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ वीके यादव ने कहा कि अब एयरपोर्ट की तरह रेलवे भी यूजर चार्ज वसूलेगा। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े स्टेशनों पर यूजर चार्ज संभव है। यूजर फीस के तहत कितनी रकम वसूली जाएगी अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है। यूजर चार्ज मुसाफिरों के टिकट में जोड़कर वसूला जाएगा। कुल स्टेशनों के 10 से 15% स्टेशनों पर ही यूजर चार्ज लगाया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बिहार को आज मिलेगा पहला ISBT। सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। बिहार को आज पहला अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा यानी कि ISBT मिलेगा। करीबन 25 एकड़ में फैले इस 5 मंजिले बस स्टैंड का उद्घाटन शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस बस स्टैंड में 4 अलग अलग ब्लॉक हैं। यहाँ स्टैंड में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल से लेकर सिनेमाघर, यात्रियों के ठहरने और आराम करने के लिए अत्याधुनिक वेटिंग रूम तथा स्नानागार भी बनाए गए हैं। साल 2017-18 में मौजा पहाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल योजना को सरकार ने स्वीकृति प्रदान की थी। इस योजना की लागत 339.22 करोड़ रुपए है और अब ये बनकर तैयार है, जिसका मुख्यमंत्री आज उद्घाटन करने जा रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि किसान बिल के विरोध में बसपा मायावती बोली, पहले किसानों की सुने मोदी सरकार। तमाम विरोधों के बाद भी केंद्र सरकार ने किसान संबंधी बिलों को लोकसभा से पास करवा लिया है। विपक्ष और कई साथी दल इसका विरोध कर रहे हैं। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी इस बिल का कड़ा विरोध जताया है। मायावती ने कहा है कि किसान क्या चाहता है, पहले केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बसपा प्रमुख ने अपने ट्वीट में लिखा, संसद में किसानों से जुड़े 2 बिल उनकी सभी शंकाओं को दूर किए बिना ही कल पास कर दिए गए। उससे बीएसपी कतई भी सहमत नहीं है। पूरे देश का किसान क्या चाहता है, इस और केंद्र सरकार जरूर ध्यान दे तो ये बेहतर होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 1.5 साल बाद चुनाव, हरसिमरत ने यूं ही नहीं चला किसान बिल पर इस्तीफे का दाव। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयकों का विरोध करते हुए इस्तीफा दिया। हरसिमरत ने ऐसे ही मोदी कैबिनेट की कुर्सी नहीं छोड़ी है, बल्कि 1.5 साल बाद पंजाब में होने वाले चुनाव के मद्देनजर समीकरण को साधने का दांव चला है। शिरोमणि अकाली दल ने केंद्रीय मंत्री पद का त्याग करके गुरुवार को पंजाब के किसानों के बीच अपनी खिसकती जमीन तलाशने की कोशिश की है। अकाली दल प्रमुख सुखबिंदर सिंह बादल ने हरसिमरत कौर के इस्तीफे को पार्टी द्वारा किसानों के लिए एक बड़े बलिदान के रूप में पेश किया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि क्यों मोदी सरकार और बीजेपी के लिए बड़ा झटका है हरसिमरत कौर का इस्तीफा। कृषि संबंधी विधेयक लोकसभा से पास होने के बाद भी मोदी सरकार की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। विपक्षी दलों और किसानों के साथ साथ अब तो मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए के सहयोगी दल भी कृषि विधेयक के खिलाफ आवाज ही बुलंद कर रहे हैं, बल्कि साथ भी छोड़ रहे हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयकों का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया और इसे किसान विरोधी बताया। मोदी सरकार के केंद्र सत्ता में 6 साल के दौरान तमाम विधेयक संसद से पास हुए हैं, लेकिन किसी भी सहयोगी दल ने न तो विरोध किया और न ही इस्तीफा दिया। ये पहली बार है कि जब किसी मुद्दे पर बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी अकाली दल ने बिल का विरोध ही नहीं बल्कि मंत्रिमंडल भी छोड़ दिया। ऐसे में एनडीए के पुराने घटक दल के कदम उठाए जाने से विपक्ष को मजबूती मिली है, जो कि मोदी सरकार के लिए चिंता का सबब है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि नरेंद्र नारायण लगाएंगे जीत का छक्का या पप्पू यादव तोड़ेंगे तिलिस्म। जन अधिकारी पार्टी यानी कि जेएपी के मुखिया पप्पू यादव के प्रभाव वाला जिला मधेपुरा की आलमनगर विधानसभा सीट पर कभी कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है। साल 1995 से ही इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू का कब्जा है। जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव आलमनगर से लगातार ही 5 बार सूबे की विधानसभा पहुंच चुके हैं। प्रदेश की नीतीश सरकार में लघु सिंचाई और कानून मंत्री नरेंद्र नारायण के सामने लगातार 6ठी बार तीर को विजयश्री दिलाने की चुनौती होगी। कोसी क्षेत्र में पूर्व बिहार को जोड़ने वाले पुल का निर्माण मधेपुरा के अज्ञात शत्रु कहे जाने वाले नरेंद्र नारायण की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। वे साल 1995 से लगातार चुनावी जीत दर्ज कराते आ रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चीन ने पहली बार कबूली अपने सैनिकों की मौत की बात। ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने दिया है बयान। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने पहली बार माना कि 14 जून की रात को गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में चीन के सैनिकों की मौत हुई है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स पूरी तरह से चीन का प्रोपेगेंडा चलाता है और उसका संपादक इसी काम को अंजाम देता है। ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने तो ये मान लिया कि गलवान घाटी में चीन के सैनिकों की मौत हुई है, लेकिन साथ में ही ये भी कहा
कि झड़प में भारत के मुकाबले चीन के कम सैनिक मारे गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 14 जून की रात को लद्दाख की गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी और भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। चीन को भी भारी नुकसान हुआ था और ऐसा माना जाता है कि चीन के 40 से ज्यादा सैनिक झड़प में मारे गए थे। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया कि भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में चीन के सैनिकों को भारी नुकसान हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पाकिस्तान ने फिर चली चाल, गिलगित और बाल्टिस्तान को देगा 5वें प्रांत का दर्जा, चुनाव की भी तैयारी। दोस्तों आपको बता दें कि इमरान खान सरकार अवैध रूप से कब्जा किए गए गिलगित और बाल्टिस्तान क्षेत्र को देश का 5वां प्रांत बनाकर जल्द ही उसे एकीकृत करने की तैयारी में है। दोस्तों आपको बता दें कि एक खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री इमरान खान जल्द ही क्षेत्र का दौरा करेंगे और इसका औपचारिक ऐलान भी करेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को नेशनल असेंबली और सीनेट समेत हर संवैधानिक निकाय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अमीन ने कहा कि नवंबर में यहाँ चुनाव कराए जाएंगे। वहीं भारत का इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख है और इसने इसे लेकर साफ कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ दक्षिण कोंकण गोवा के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश के बीच कुछ स्थानों पर भारी बौछारें दर्ज की गयी। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, मराठवाड़ा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और दक्षिणी पूर्व मध्य प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई। वहीं उत्तर प्रदेश, शेष पूर्वोत्तर भारत, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दक्षिणी और पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं उत्तराखंड और गुजरात के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु में कहीं कहीं बारिश हुई। और इसी के साथ आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और बिहार के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन भागों में 1-2 स्थानों पर कुछ समय के लिए भारी बारिश भी हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, लक्षद्वीप, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, दक्षिणी पूर्व राजस्थान और शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। वहीं उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।